बधाई आपको। 3-4 चीजें मैं आपसे कहता हूँ। हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए, आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च राहुल गांधी जी के इमेज को खराब करने के लिए कर दिया। आप जहाँ कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पहले से पटता था, कहीं ईडी से कहीं सीडी से। सीडी उपेंद्र रावत की हम बता रहे हैं आपसे, और किसी की सीडी नहीं बता रहे। अपनों को आप सीडी से मारते हैं, दूसरों को आप ईडी से मारते हैं। अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा को आप ईडी से मारते हैं, और उपेंद्र रावत को आप सीडी से मारते हैं। हमें इससे फर्क नहीं होता। हम तो आपको बताते हैं, आपको आईना दिखाना चाहते हैं कि जैसे आप राष्ट्रीय दल होने का जो दम्भ भर रहे हैं ना, 4.5 साल जिस जेजेपी के सामने साथ आपने सरकार चलाई, और जैसे आपने जेजेपी को लात मारी है, वैसे ही आप समय आने दीजिए बिहार में अपने एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं नीतीश कुमार, उनको भी लात मारेंगे, पशुपति पारस को भी लात मारेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि चिराग पासवान को आप अभी साथ में ले लेंगे, और इसी तरीके से अजीत दादा पवार की पार्टी को भी लात मारेंगे, और उसी तरीके से आप एकनाथ शिंदे को भी। क्यों? क्योंकि आपको राष्ट्रीय चुनाव लड़ने हैं, आपको अपने साथियों को हमेशा से धोखा देने में मजा आती है। इसलिए आप हमेशा कभी शिवसेना को धोखा देते हैं, कभी अकाली दल को धोखा देते हैं, कभी नीतीश कुमार जी को अभी आगे आने वाले समय में धोखा देंगे, कभी पशुपति पारस को धोखा देते हैं, कभी रामविलास के लड़के चिराग पासवान को धोखा देते हैं। कभी आप अपने को गाली देने वाले, मां बहन की गाली देने वाले को पंचायती राज मंत्री बनाते हैं, ओम प्रकाश राजभर इसका नाम है, और कभी आप उसको हटाते हैं। ये आपका अपना, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखते हो, आप राजतंत्र पे भरोसा रखते हो, आप अहंकार तंत्र पे भरोसा रखते हो, आप चंडीगढ़ की तरीके से मेयर इलेक्शन की तरीके से चुनाव कराना चाहते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरीके से आप बेईमानी और भ्रष्टाचार करना चाहते हो। इस वजह से हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतने तक लड़ेंगे सुधांशु जी। और आप सुरेंद्र जी, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई में चुनाव एक अहम रोल निभाता है ना, और चुनाव जीतना भी तो पड़ता है। चुनाव जीतने की जहां तक अभी देखा ना हमने राज्यों के चुनाव में, आपकी पार्टी जीतते जीतते हार रही है। कोई बात नहीं, हम तो जनता के मैंडेट को मानते हैं, लेकिन लोग जैसा कहते हैं आप जैसे खैर नहीं कह पाते, लेकिन हाँ, कुछ एक अल्टरनेटिव मीडिया भी उन तमाम तरीके की बातें करता है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर हम तेलंगाना जीतते हैं, हम अगर हिमाचल जीतते हैं, तो वो उतनी बड़ी बात आप लोगों की नजर में नहीं होती। हाँ, हम राजस्थान हार जाते हैं, हम मध्य प्रदेश हार जाते हैं, हम जो है इसमें हार जाते हैं, क्या नाम, छत्तीसगढ़ में, तो आपकी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी हमने तो बड़ी बात ही इससे शुरू की कि आप पंजाब में ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। हमने तो इस ओपिनियन पोल के आपसे तो बातचीत इस बात पे शुरू की है। मैं आपको आपके ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट अभी बता रहा हूं, लिख लीजिए। 401 से लेके 420 के बीच तक आप एनडीए गठबंधन को देंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, हम आपके पास लौटते हैं, जरा उमेश जी को हम चर्चा में जोड़ना चाहेंगे। उमेश जी देखिए, सिरे से नकार रहे हैं ओपिनियन पोल को, आप जरा इन्हें समझाइए, इन्हें बताइए कैसे ये 1,18,000 सैंपल टेस्ट जो है वो हुआ है, जरा ये बताइए किस तरह से संभव हुआ है। टोपी में से खरगोश निकाल लिया या कैसा किया, एक साइंटिफिक तरीके से किया जाने वाली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमने 21 राज्य कवर किए, जहां हमने 1,18,000 से ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू किए, और ये इंटरव्यू हमने फील्ड में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू किए हैं, ना कि किसी टेलीफोन से इंटरव्यू किए हैं, ना ऑनलाइन सर्वे किया है। तो ये ज़मीनी हकीकत है, और 11 रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेट करके ये इंटरव्यू कराए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हिंदी में ही हमने तमिलनाडु में करा लिया या ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। और एक साइंटिफिक तरीके से हमने सैंपल सिलेक्शन किया है, जिससे हमें एक रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन मिलता है। जी, तो ये 1,18,000 की बात है, फेस टू फेस इंटरव्यूज की बात है। हाँ, बिल्कुल सैंपल है, और सैंपल को ही प्रोजेक्ट किया गया है। और ओपिनियन पोल सही गलत की बात अलग है, लेकिन ओपिनियन पोल एक मंचा से किया गया, वो जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, वो उस पे तो सीधा जवाब आपके पास ये पिछले असेंबली इलेक्शंस के ओपिनियन पोल का ही है, इसलिए मैंने वो मुद्दा उठाया था। छोटी सी बात बता दीजिए। हाँ, मैं आपसे करबद्ध होकर पूछ रहा हूँ, ये आपके यहाँ पर आ रहा है INDI, अलायंस नहीं आ रहा है, और एनडीए आपका आ रहा है NDA। आप एनडीए अलायंस को नहीं लिखते हैं। चलिए, मैं कह रहा हूं हम विपक्षी गठबंधन बोल देते हैं, बाद आप नहीं, मसला अरे आप ऐसा है, मूल रूप से आरोप है। मैं
आवाज कुछ ठीक नहीं आ रही। आवाज आवाज हम आपकी वापस ठीक करते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। सुरेंद्र जी, सतीश जी जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। आप जरा ये बताइए, अभी उन्हें एतराज जो है वो और बातों से हो रहा है, लेकिन मुद्दों की जब बात करें तो वे कहते हैं कि रिजल्ट क्या है वो हम पहले से ही बता देते कि क्या रिजल्ट आने वाला है ओपिनियन पोल का। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो दुर्भाग्य है कि ये लोग बहुत कुछ करते नहीं हैं और मीडिया के भरोसे ही रहते हैं और मीडिया को कोसते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम उनके साथ है। दूसरा, ये नहीं ये बताते कि ये जो अन्याय यात्रा जो हुई है विपक्षी पार्टियों में, अन्याय यात्रा एक दूसरे को काटने में लगे रहे और उसी काटने में ये डिले गठबंधन है। पता नहीं इनका पूरा भी नहीं होगा, चुनाव के बाद चला जाएगा। तो मूल बात यह है कि एक दूसरे का अपना जो है टर्फ अपना एक रखना है और एक कॉस्मेटिक गठबंधन करना है। तो उस न्याय यात्रा से क्या हो जाएगा? इन्होंने ना अपनी पार्टी के प्रति न्याय किया, ना गठबंधन के प्रति न्याय करा, तो ये रिजल्ट तो आएगा। और ये एक दूसरे साइड बीजेपी से जड़ रहे हैं जो अपने खेमे को तो दुरुस्त रखती है, दूसरे खेमे में भी लंका लगाती है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि यहाँ हट गया, वहाँ हट गया, वहाँ हट गया। बीजेपी की यात्रा पहले ही वहाँ पहुँच जाती है जब तो अब जहाँ पर राहुल पहुँचे हैं, तो वो भी ये यात्रा दूसरे ढंग से चलती है। तो उनको डबल एडवांटेज है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि ये चुनाव एक तरफा है और व्यक्तिवादी राजनीति की ये प्रकाष्ठा है। और मैं तो कहता हूं कि अब ये चुनाव से ये परे चीजें चली गई। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल, देखिए सुरेंद्र जी एक छोटा सा, अगर आप आवाज आपकी क्लियर आ रही है तो मैं आपसे छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूं। सुरेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। रीना जी, बात यह कि गठबंधन आप दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आप भगवंत मान के काम पर वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सब चीजें जनता कैसे इसको समझे? इसीलिए लग रहा है कि ऐसा ही आ रहा है कि ठीक है, आप यहां पे राज्य में सरकार में हैं, लेकिन केंद्र में अगर देना ही है विपक्ष को तो वो कांग्रेस को देने हैं लोग वोट। देखिए, इस समय देश के सामने बहुत मुद्दे हैं। अभी तो चुनाव अनाउंस तक नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं और आप लोग ओपिनियन पोल कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन नहीं है देश के सामने, पता नहीं है चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कैसे चुनाव होंगे। 3 में से 2 इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो इस समय इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। इलेक्शन औचित्य रहता है जब कमीशन तो है, 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। कमीशन तो है ही, चुनाव तो होना ही है। हाँ, तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उधर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू चल रहा है। देश का युवा जो है वो सड़क पे बैठा हुआ है पेपर लीक होने के चक्कर में, किसान अलग बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं पता। हर्षवर्धन जी, पहले 1 मिनट रीना जी यहाँ रोकना चाहेंगे। हर्षवर्धन जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो सीधे कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन नहीं है। हर्षवर्धन जवाब। देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि कई बार हम लोग जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो संस्था, व्यक्ति और उसके अधिकारी, इसका फर्क पहले जान लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि 90 के पहले तक एक ही होता था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चुनाव आयुक्त बन जाता था। आज की तारीख में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और राज्यों में चुनाव आयुक्त होते हैं। बाकायदा मशीनरी होती है और वही प्रशासन, वही मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर में चला जाता है जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है। तो इतनी सामान्य ज्ञान की स्थिति तो सबकी होनी चाहिए अगर हम नेशनल टीवी पर बात कर रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त बाकायदा कह रहे हैं, आज ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था राजीव कुमार जी की, सारी तैयारियां पूरी हैं, हमने जो डिप्लॉयमेंट करना है वो कर चुके हैं। अब अनूप चंद पांडे तो उसके पहले ही रिटायर हो गए थे। अरुण गोयल के ऊपर तो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि इनको क्यों बना दिया, वो तो सरकार से बड़ा गुस्सा थे विपक्ष के लोग। तो मुझे लगता है कि ये दोनों नियुक्तियां हो जाएंगी। अच्छा होगा कि चुनाव के पहले हो जाए, लेकिन इससे कोई संवैधानिक मुश्किल, इससे कोई प्रशासनिक मुश्किल वो नहीं होने वाली है। और हमारा चुनाव आयोग दुनिया के 40 देशों को सिखाता है कि कैसे चुनाव किया जाए। हमारे चुनाव प्रबंधन के लिए और दुनिया कहती है कि ऐसे चुनाव कराया जाना चाहिए। इस बात का जवाब देने दीजिए, इस बात का बीच में इन्होंने काट दिया, इस बात का जवाब देने दीजिए। मेरे मित्र जो हैं बहुत सामान्य ज्ञान बता रहे हैं। आप मुझे पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र देश ऐसा बता दीजिए जहां पे प्रेजेंट गवर्नमेंट चुनाव आयोग को चुनती है। पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है भारत के अलावा जहां पे मोदी जी के राज में इन्होंने पूरा जो है संविधान एक तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ये चुनेंगे, चुनाव आयोग को मोदी जी डिसाइड करेंगे।
कोलिजियम डिसाइड नहीं करेगा। अधिकतर डेमोक्रेसीज में पूरी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती है, उसके बाद चुनाव आयोग डिसाइड होता है। तो आप सामान्य ज्ञान मुझे मत पढ़ाइए, मुझे भी काफी सामान्य ज्ञान आता है। आप ये बताइए कि मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में क्यों चुनाव आयुक्त ने क्यों इस्तीफा दिया? अभी हम ओपिनियन पोल की बात, एक तो पहली बात तो हम ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं रीना जी, इस विषय पे बाद में कभी बात कर लेंगे, क्योंकि ओपिनियन पोल की बात हो रही है। उन पे क्या दबाव बनाए जा रहे थे? आपसे सवाल जो शुरुआत में रीना जी किया गया था, जरा उस सवाल पे हम वापस लौटते हैं। दिल्ली में आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में क्या हो गया? ये सीधे सीधे सवाल था, इसका जवाब दे दीजिए ना पहले, फिर हम बात कर लेंगे इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमिश्नर की। इसका जवाब तो दिया ही नहीं आपने। अरे पंजाब की कांग्रेस की यूनिट और आम आदमी पार्टी की यूनिट का ये मत था कि अलग अलग चुनाव लड़ना है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने उसका रिस्पेक्ट किया कि जैसा स्टेट यूनिट कह रही है वैसा उन्होंने मान लिया। दिल्ली में स्टेट यूनिट इकट्ठे मिलकर लड़ने को तैयार थी, दिल्ली में इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। आपके ये अब ये बताइए, नीतीश कुमार कभी भाजपा में अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं, वहां तो आप सवाल नहीं करते। वहां पे एक दिन बोला जाता है चक्की पीसिंग, अगले दिन उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, वहां पे भी मीडिया कोई सवाल नहीं करती। नहीं, ये मत कहिए कि सवाल नहीं करते, ये मत कहिए। सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी सवाल कर लीजिए। सुधांशु जी ने इस सवाल का बहुत बार जवाब दिया। सुधांशु जी से पूछिए कि सुधांशु जी से पूछिए अशोक चौहान करप्ट है कि नहीं है। सुधांशु जी से पूछिए कि पहले जो हेमंत विश्व शर्मा को पानी चोर बोलते थे, आज वो हेमंत विश्व शर्मा राजा हरिश्चंद्र है या पानी चोर है? हमें मालूम है उसके। भारतीय जनता पार्टी जी आप हमें सवाल बता दें तो फिर हम आपको आपके जवाब बता देते हैं। या तो आप हमें सवाल बता दें, हम आपको जवाब नहीं। पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि नहीं सवाल किए जाते। अभी बात इसकी हो रही है कि ये ओपिनियन पोल किया गया, उसके अनुमान ये आ रहे हैं। सुधांशु जी, बिहार में अगर आप इतने ही मजबूत थे, मैं रीना जी के सवाल को थोड़ा सा बदल के ओपिनियन पोल से जोड़ते पूछने जा रहा हूं, तो इसलिए आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी, उनके बिना नहीं आते ये 38 सीटें। देखिए मुझे किशोर जी बड़ा आनंद आ रहा था, हमारे विपक्ष के जो लोग बोल रहे थे, मतलब वो कुछ भी बोला जा रहा था, वो पता नहीं क्या क्या बोलते चले जा रहे थे, कोई दूसरा विषय निकाल रहे थे, फिर तीसरे विषय पे जा रहे थे। तो मुझे पहले उनको देखकर एक पंक्ति याद आई कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। मतलब वो जो बात बोल रहे थे वहां से। अब तथ्यात्मक उत्तर देता हूं आपका नीतीश कुमार जी की बात का। मान्यवर, 29 साल पहले हमारा समता पार्टी से गठबंधन हुआ था। इस 29 साल में सिर्फ डेढ़ वर्ष के 2 पोर्शन छोड़ दीजिए तो 26 साल नीतीश कुमार हमारे साथ रहे। इसमें तो कोई यूनिक बात नहीं है। सवाल तो यह पूछना चाहिए कि जो 26 साल हमारे साथ रहे उनको इन्होंने कैसे गले लगा लिया था। हमने तो बता दिया ना, 29 साल में 26 साल वो हमारे साथ रहे। चलिए अब दूसरी बात बताते हैं, मगर इनका देखिए कितना मजेदार है साहब। दिल्ली में जिस पार्टी ने 67 और 63 सीटें पाई, 90% से अधिक मेजॉरिटी, 67-70 में भारत के इतिहास में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। भारतीय इतिहास में 95% मेजॉरिटी किसी पार्टी को कभी नहीं मिली। मगर वो जाके किस पार्टी के चरणों में नतमस्तक हो गई? उस कांग्रेस को जिसको पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा में 0-0-0-0 मिला है। यानी जब टेस्ट मैच होते थे तो कहते थे ना कि एक बैट्समैन दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो जाए तो कहते थे चश्मा पहन लिया। जो 2 बार चश्मा पहन चुके उसके चरणों में जाके नतमस्तक हो गए, उसके चरणों में जिसके लिए कसम खाई थी कि कभी साथ में नहीं आएंगे। हम तो बच्चों को बीच में नहीं लाते थे ना कि परिवार का कसम, बच्चों कसम खाते हो। सवाल सिर्फ इतना कहा ये बातें। अब सवाल इतना सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि जनता देख रही है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, तो जनता ये भी देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। आप कभी नीतीश कुमार के साथ हैं, कभी नहीं है। आप भले ही उन पे सवाल उठाइए, वो सवाल भी जायज है कि भैया अब उनके साथ क्यों थे फिर, लेकिन आपके ऊपर सवाल तो है नहीं और ये सवाल का जायज नहीं है। किशोर, और चूंकि हिमाचल का भी जिक्र हो रहा था तो हिमाचल को लेकर भी सवाल उठते हैं बीजेपी पे कि हिमाचल में भी जो कुछ हुआ पीछे घटनाक्रम, सुधांशु जी, उसमें भी बीजेपी का हाथ था। सुधांशु जी, हिमाचल को लेकर भी सवाल उठते हैं कि हिमाचल में भी जो कुछ हुआ पीछे घटनाक्रम, बहुत गंभीर बात आपने कही। हिमाचल में जो हुआ उसमें हमारा हाथ था। 40 विधानसभा की सीटें आपकी, 25 हमारे। प्रतिभा सिंह जी आपकी प्रदेश अध्यक्ष ओपनली चैलेंज कर रही हैं। विक्रमादित्य जी की आंखों में आंसू पब्लिकली आ गए।
कि साहब वीरभद्र सिंह जी के लिए वो चंद फुट की जगह नहीं दी गई मॉल रोड के ऊपर। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंखों में आंसू हमारी वजह से आ गए क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि हकीकत में सोचिए, आपके कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू हैं। आपने उस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसने आपका वोट गुजरात में हाफ कर दिया, पंजाब में आपका सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, और दिल्ली में तो आपको साफ कर दिया। शीला दीक्षित जी को बेईमान कह के पोस्टर लगाए और आप जाके उसके चरणों में चले गए। सोचिए, जो कुछ आपने किया है किस चीज के लिए किया। इसलिए मैं कह रहा हूं गठबंधन कई मुद्दों पे होता है। मैं भी बताना चाहता हूं, हमने कई बार गठबंधन किया है, कई ऐसे दलों से भी किया जिनसे हमारा राजनीतिक मतभेद था, कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। और मैं रीना जी की बात पे भी जवाब दे देता हूं। सुधांशु भाई से पूछिए जरा, पीडीपी के साथ जब गठबंधन किया था तो क्या मजबूरी रही थी? हाँ, वो भी बताता हूं, वो भी जवाब दे देता हूं। पहली बात तो जवाब दे देता हूं। बताइए बताइए। ऐसा है रीना जी, वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। पीडीपी को तो पटरा कर दिया। अब तो कश्मीर जो था वो यूनियन टेरिटरी हो गया, धारा 370 खत्म हो गई। अब तो ये कहानी इतने पुराने जमाने की लगती है कि अंग्रेजों के जमाने की। मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं क्यों किया। क्योंकि कश्मीर का जो जनमत आया था उस विधानसभा में इसके अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती थी। हमने प्रयास किया कि वो देश की राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, और प्रधानमंत्री जी ने 2019 के लोकसभा में साफ कह दिया था, हां वो हमारी तरफ से महामिलावट थी, हमारा प्रयोग था, वह असफल रहा। मगर उस असफल प्रयोग का प्रतिकार जो हमने करके दिखाया है वो भारत की राजनीति में अभूतपूर्व है। पीडीपी के नेता जो कहते सुधांशु जी, एक सवाल अशोक चव्हाण को लेकर भी पूछा था रीना जी ने। आज आप अशोक चौहान का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं रीना जी से और सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना चाहता हूं, इनकी कांग्रेस की महाराष्ट्र और असम की सरकार भ्रष्ट थी या नहीं? बोलिए। ये कहें भ्रष्ट थी तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। नहीं, आपने ही तो कहा था भ्रष्ट थी। हां, अब मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। हमारा यह आरोप था कि भ्रष्टाचार है, बिल्कुल हमने अपना आरोप विड्रॉ नहीं किया है। इनकी सरकार का आधिकारिक बयान था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुधांशु जी, जरा यहाँ रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। जरा आगे आंकड़े क्या कहते हैं? अगले राज्य पे चलते हैं, अगले राज्य पे चलते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। सबीना, और देश की राजधानी दिल्ली का यहां पर फटाफट जिक्र कर लेते हैं कि आखिर संभावित आंकड़े क्या कुछ यहां पर कहते हैं। ये पूरा ग्राफिक्स आप मेरे सामने देख रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें हैं। पिछली बार भी बीजेपी ने फतेह हासिल की थी, और जो इस बार भी दिल्ली की 7 सीटों पर नतीजे निकल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता का दिल जो है वो एनडीए ने यहां पर जीता है। यानी कि 7 की 7 सीटें उनके खाते में आ रही है, और बाकी किसी भी पार्टी को कुछ हाथ में नहीं लग रहा है। वोट शेयर का भी जिक्र कर लेते हैं। वोट शेयर भी इस वक्त मेरे पास में मौजूद है। एनडीए यानी कि बीजेपी के नेतृत्व को मिलती हुई यहां पर नजर आती है 58, यानी कि 58% जो है वो वोट शेयर बीजेपी के खाते में, और 39 यानी कि 39% जो है वो सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन के खेमे में आती हुई नजर आती है। रीना जी, दिल्ली में भी हमारे मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुमान यह है कि कोई सीट नहीं मिल रही है, ना आपको ना कांग्रेस को। यहां तो आपने गठबंधन किया हुआ है, यहां पर भी कोई सीट नहीं मिल रही है। और उधर पंजाब में भी आपको सिर्फ एक सीट मिल रही है। कांग्रेस को जरूर सीटें मिल रही हैं पंजाब में, लेकिन आपको नहीं मिल रही है। तो ये जो रणनीति आपने चली है, ये ओपिनियन पोल के मुताबिक तो ये है कि वो रणनीति काम नहीं की। आपका ओपिनियन पोल 100% गलत साबित होगा भाई मेरे। और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे उस दिन आप देखिए कि दिल्ली की 7 सीट पे इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। दिल्ली के जो 7 सांसद थे, आप आज सड़क पे चले जाइए तो लोगों को नाम तक पता नहीं है कौन से 7 सांसद थे। नाम में से कई तो बदल भी दिए उन्होंने। पार्टी को सबके टिकट काटने पड़े, एक एक के टिकट काटने पड़े। मनोज तिवारी जी को छोड़ के सबके टिकट कटे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ने एक ढेले भर का काम नहीं किया। लोगों को पता नहीं, मीनाक्षी लेखी जी तो हर समय भागती रहती थी, और वो गौतम गंभीर जो है वो हर समय क्रिकेट की कमेंट्री करते रहते थे, और बाकी के तो नाम अगर आप पूछे लोगों को तो लोगों को पता ही नहीं कि कौन से 7 सांसद थे। इसीलिए तो बदल दिया दिल्ली में तो सुधांशु जी, इसीलिए बदल दिया आपने। साफ होने वाला है। सुधांशु जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए आपके लिए। अब यहाँ 7 सीटों पे उन्होंने कह रही है कि किसी ने भी काम नहीं किया, कुछ के तो लोग नाम भी नहीं जानते। आपने बदल भी दिए। अच्छा, मैं रीमा जी से पूछूं जरा, इंडी गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। इंडी गठबंधन का, जिसके आप गठबंधन के हिस्से, उसका हिंदी में नाम बताइए। इंडिया अलायंस का
इंडिया अलायंस का नाम जो है वो अंग्रेजी में, सुधांशु भाई आपको भी पता है, उसका फुल अच्छा फॉर्म ठीक जो है वो अंग्रेजी बहुत में बात साफ आपको हो भी गई पता है। कि ये चलिए हो गया अब चलिए आप इंग्लिश में ही बताइए बता सुधांशु दीजिए। भाई, आपके जो 40 या 50 जो 40-50 घटक दल है उनके अब मैं नाम जवाब दे बताइए रहा हूं। सुधांशु भाई, आपके जो घटक दल है 50, इसीलिए 40 से सुनिए, 50 है, कितने उनके नाम बताइए अरे जरा सुनिए पहले तो। सुधांशु जी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं नाम में क्या रखा है। अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने इस बात पे आपत्ति दर्ज की थी कि आप इंडिया अलायंस क्यों कह रहे हैं, एनडीए अलायंस क्यों नहीं कह रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं जनाब, एनडीए आज से नहीं 1998 से प्रयोग हो रहा है, 26 साल से हम यथावत हैं। जब आपका यूपीए भी नहीं बना था, आप 2004 में यूपीए बना, अब समझ में नहीं आता इंडिया बनने के बाद ये यूपीए का अंतिम संस्कार हो गया या नहीं हुआ है। मगर आपको अगर फिर भी आपत्ति है तो मैं आपके पीछे लिखा हुआ देख रहा हूं, कांग्रेस और आईएनसी। तो जो लोग इंडिया को इंडिया बोलते हैं, INDIA को, मैंने आईएनसी को इंक बोलते हुए नहीं सुना कभी। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का चयन और फिर मन से एक अलायंस, इसीलिए नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए थे कि क्या अजीबोगरीब तरीके से एक नाम रख के कर लिया। नाम और काम दोनों में आप लोग नाकाम सिद्ध हुए हैं, इस कारण से यह स्थिति आई है। इस यथार्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो कुछ बातें आपने जहां तक आपत्ति दर्ज की, तो मैं बताना चाहता हूं 2019 में दिल्ली में भाजपा को 56% वोट मिला था, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा मिला था 22%, आम आदमी पार्टी को 18%। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 51% वोट मिला था। इसका मतलब साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी का 2/3 वोटर ऐसा है जिसने कि विधानसभा में केजरीवाल जी को वोट किया, वो केंद्र में मोदी जी को देखना चाहता। और यह आज से नहीं, यह बहुत पहले से था। तो मुझे लगता है कि जब आप कांग्रेस के साथ चले गए तो उस वोटर के साथ और ज्यादा अन्याय हो गया होगा। तो मुझे लगता है जो कुछ दिख रहा है ये और कुछ खास नहीं है। अब इस पे मैं फिर एक पंक्ति कह सकता हूं, आप दोनों लोग साथ में आए, कांग्रेस और वो, तो इसे हिंदी में कहावत होती है ना कि जात भी गई और बात भी नहीं बनी। तो दोनों तरफ से समस्या होती नजर आ रही है, यानी सब कुछ आपने लूज भी कर दिया और जो गेन करना था वो भी नहीं हुआ। चलिए ये हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कुछ सवाल वो ले लेते हैं जो हमने जनता से पूछे इस सर्वे में। उमेश जी मैं चाहते हैं यहाँ पर सर्वे में जो सवाल पूछे गए जनता से, उन पे क्या क्या जवाब दिए, वो उनमें से कुछ मुख्य सवाल ले लेते हैं। एक सवाल था, आप पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं? आप पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल था। इस सवाल के जवाब में 80% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट, 10% लोगों ने कहा न संतुष्ट न असंतुष्ट, 5% लोगों ने असंतुष्ट बताया, और बहुत ज्यादा असंतुष्ट कहने वाले भी 4% थे। 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कहना चाहते या कुछ नहीं कह सकते। तो 80% बहुत संतुष्ट, 80% लोग ऐसे थे, 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो बहुत संतुष्ट हैं पीएम मोदी और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से। इसीलिए शायद ये आंकड़े भी जो हैं राज्यवार जो हम देख रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। एक सवाल था, क्या आप बीजेपी को मोदी की वजह से वोट करना चाहेंगे, चाहे आपकी सीट पर कोई भी उम्मीदवार हो? क्या आप बीजेपी को पीएम मोदी की वजह से वोट करेंगे चाहे आपकी सीट पर कोई भी उम्मीदवार हो? तो 85% लोगों ने कहा हां, हम बीजेपी को इसलिए सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर वोट करेंगे चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। 11% ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और 4% ने कहा कि नहीं कह सकते। एक सवाल और ले लेते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे अंदाजा लग रहा है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, जो हम बात कर रहे थे उनसे, कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करते हैं। उसमें 59% लोगों का जवाब था नरेंद्र मोदी, 21% लोगों का जवाब था राहुल गांधी, और 9% लोगों का जवाब था अरविंद केजरीवाल। 59, 21, 9। किशोर, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस पर खुद कहा था कि सिर्फ मोदी और मंदिर पे भरोसा नहीं करना, लेकिन बावजूद उसके सतीश जी लोग जो हैं अभी सतीश जी बार बार सतीश जी कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल टाइप का चुनाव है, व्यक्तिवादी चुनाव हो चुका है, ये पीएम के नाम पे ही या मोदी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है, और वो कैंडिडेट कौन है इसलिए इतना असर नहीं पड़ रहा है। रीना जी कह रही हैं उनके दिल्ली में जो एमपी थे उनके लोग नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन लोग उन नामों पे वोट ही नहीं कर रहे हैं, लोग पीएम मोदी के नाम पे ही वोट कर रहे हैं। सतीश जी, यस, ये तो मैं तो कह ही रहा हूं कि बीजेपी का मतलब आज मोदी, ये बात तो है। अब वो लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है नहीं है ये सब सवाल है, लेकिन सारा कुछ
प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ चुका है। और इसका एक फ्लिप साइड ये ना कि दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं है उस तरह से। नहीं, चेहरे की बात नहीं है, चेहरे की बात नहीं। मैंने कहा ना, ये 3 बार तो INDIA टूट गया, और 3.5 में आप रखिए तो भाई पंजाब में है नहीं है, दिल्ली में है, केरला में है, मतलब नहीं है नेशनल लेवल पर पे। वो रणनीति भी तो हो सकती है ना। देखिए रणनीति हो सकती है कि देखिए वहां पे क्यों रणनीति स्पेस से, दें देखिए बीजेपी हम को। उन वाले में से नहीं है, हम रणनीति नहीं, हम नीति पे जाते हैं। तो नीति के आधार पर अगर लोकतंत्र चलना है तो वो एक विषय है। लेकिन ये बात आप सही है कि जैसे ही आप डिले करेंगे और जैसे ही जो है आप एक दूसरे का पक्ष लेंगे, अपना टर्फ, अपना जमीन पर देखेंगे, तो हमने तो 77 और 89 का चुनाव देखा है। चुनाव तैयार विपक्षी चैलेंज में 1 साल पहले हो जाता है, और ये विपक्षी खेमे की स्थिति ये है, तो फिर बचता क्या है जी, फिर बचता मोदी। और ये पूरी रणनीति है, और इतना एग्रेसिव है भाजपा नहीं कहूंगा, मोदी जी की मशीनरी बहुत एग्रेसिव है कि आपको कहीं पर जगह नहीं दे रही। सुरेंद्र जी, तैयारी, रणनीति, एग्रेशन वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। अब सतीश जी हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, एक शेर है इनके लिए, कहते हैं दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत के अदा छोड़ दे, वार कर रहा है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। हमारी रणनीति और हमारी नीति, हम रणनीति बताएंगे तो नीति की बतियाने लगेंगे, नीति बताएंगे तो रणनीति। भाई हमारी रणनीति, हम तो कमजोर हुए हैं सतीश जी आज की डेट, तभी तो विपक्ष में बैठे हैं। अगर मजबूत होते तो आप हमारी क्या नाम आज की डेट में तारीफ कर रहे होते, मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे होते, क्योंकि मोदी जी कमजोर होते। हम आपको पहली चीज बता रहे हैं, ये देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं था, ना है और ना रहेगा। सुरेंद्र जी, पर इतने कंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं विपक्ष में आप अपने आप को? बार बार आप ये कहते हैं हम विपक्ष में बैठे हैं, हमेशा विपक्ष में ही बैठे रहना है क्या? पंकज देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ। सुधांशु जी 10 मिनट बोलते हैं, आप एक बार भी बीच में नहीं पूछते। सतीश जी 3 मिनट बोलते हैं, एक बार नहीं पूछते। आप देखिए, जवाब दीजिए, इल्जाम लगाना छोड़िए। लगते हैं जाकर हम 5 सेकंड में आप हमको टोकने लगते हैं। अच्छा चलिए बोलिए, हमें खाली बैठा करके रखना है। अच्छा चलिए बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए आप बीच में क्यों टोक देते हैं? ठीक, बोलिए। आप ही के वरिष्ठ नहीं है, हमारे भी वरिष्ठ। हम आपको बहुत साफ बता रहे हैं, हम अपना मत बता रहे हैं आपको। अभी सतीश जी ने कह दिया कि साहब ये तो भारत जोड़ो की अन्याय यात्रा है। अब सतीश जी की दृष्टि खराब हो गई, दृष्टिकोण खराब हो गया। अरे देखिए, गलत मैंने कहा कि आप लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने एक दूसरे के साथ अन्याय की यात्रा की है। हमें तो आज ये हालत नहीं होती। आप हालत नहीं होती, अगर हमें कमियां नहीं होती तो कहां से हालत होती? आप बोलने लायक, हमें कमियां नहीं, हमें तो कमियां आई है। हम इस बात को तो बच रहे हैं आपकी। अकेले ही लड़ लेते, शुरू में कह देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है ना? आप अन्याय बात कर रहे हैं, नहीं दिख रही। आप बात करते हैं अन्याय, साक्षी मलिक नहीं। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, हम वापस आपके पास लौटेंगे। हर्षवर्धन जी, देखिए दिक्कत क्या है, जनता को कंफ्यूज नहीं कर रहा है गठबंधन? बंगाल में क्या हो रहा है, ममता अकेली लड़ेंगी, ऐसे में जनता कंफ्यूज होती है, ये मानते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, जो मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने ये गठजोड़ बनाने की पूरी कोशिश की। अब आप उसको कहें कि वो कमजोर है, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हम बहुत कमजोर ना होते तो आज ये बात क्यों होती। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनको बहुत अच्छे से पता है कि भैया वो कांग्रेस के हिस्से पर ही तो मजबूत हुए हैं, उन्हीं का हिस्सा खा खा कर तो इतने बड़े हो गए हैं, उनको बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है। और देखिए, जिस पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एक बार भी कांग्रेस के साथ बात नहीं की। आप इतनी देर में, मैं फिर से कह रहा हूं, दर्शक इतनी देर से देख रहे होंगे, एक बार भी उनके साथ की बात नहीं की है। उन्होंने कहा 13 की 13 सीटें पंजाब में जीतेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी ने सदाशयता दिखाई, वो कह रहे 13 हमारा गठजोड़ जीतेगा। दोनों का फर्क है। अब ये फर्क लेके जब आप जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं हमारी तो रणनीति है, हम यहां कमजोर हैं, यहां मजबूत है, जनता ऐसे नहीं देखती है। और देखिए, मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। कई बार ये कहा जाता है कि क्यों आप लोग इंडी बोलते हैं। भैया, देश का नाम तो किसी गठजोड़ को हम नहीं बोल सकते पत्रकार के तौर पर। आप टूटते रहेंगे और हम रोज रोज इंडिया बोलेंगे और देश टूटता रहेगा, ये संभव नहीं है। आप अपने गठजोड़ का नाम कुछ भी रखिए, वो जरूर पत्रकार बोलेंगे, लेकिन आप देश का नाम रख के रोज रोज टूटेंगे। क्यों नीतीश कुमार नाराज हो गए थे? क्यों उस नाम पर दूसरे सहयोगी सहमत नहीं थे? और मुझे लगता है कि ये देश का हर व्यक्ति स्वीकार करता है, उसको भी लगता है कि नाम चुनने में भी कहीं कोई गड़बड़ हो गई। खैर देखिए, नाम की बात से आपने जो बात की कि ये
कांग्रेस जो है अग्रेशन नहीं लेकर चलती है। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत से फिर संपर्क हमारा टूट गया, आवाज़ भी उनकी थोड़ा रुक रुक कर आ रही थी। हालांकि वो इल्ज़ाम ये लगाएंगे कि उनकी आवाज़ दबा दी गई, लेकिन ऐसा है नहीं, वो टेक्निकल मामला है। लेकिन सुधांशु जी एक बात बताइए, आपका तेलंगाना में उतना जनाधार नहीं था, लेकिन बहुत एक अग्रेशन वाली लड़ाई लड़ी और उसके बाद कांग्रेस ने उसको और अग्रेसिव बनाया जब रेवंत रेड्डी वहां पर आए, और कांग्रेस ने वहां पर टीआरएस को बहुत जो मुश्किल लग रहा था वो पटकनी भी दे दी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अग्रेशन जब दिखाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, दिखाती है तो रिजल्ट आता भी है, लेकिन बाकी जगह वो अग्रेशन नहीं दिखता है। इसका आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वैसे तो एग्रेशन की जहां तक आपने तेलंगाना का जिक्र किया तो रेवंत रेड्डी जी ने मोदी जी की तारीफ कर दी थी, तो इस पे पिनारी विजयन जी पिनक गए थे और उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी थी कांग्रेस से कि भाई आपका मुख्यमंत्री, यानी केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन की बात कर रहा हूं जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त कर दी थी कि ये क्या हो रहा है। तो इनके यहाँ तो अजब अजब प्रकार की समस्याएं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा एग्रेसिव है ये कहना बहुत गलत है। भाजपा धरातल पे गहराई से काम करती। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कहां पर ओपिनियन पोल से गलती हुई मैं बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हम सीट नहीं बूथ के लेवल तक काम कर रहे थे। 18,000 बूथ ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो पिछले 4 लोकसभा और 4 विधानसभा चुनाव से हम सदा हार रहे थे। फिर उनमें से यह सोचा गया कौन से ऐसे बूथ हैं जो हम जीत सकते हैं, तो माना गया तकरीबन 12,000 बूथ ये हैं जहां मेहनत की जाए, कड़ी मेहनत की जाए तो हम जीत सकते हैं। 6,000 बहुत कठिन वाले लग रहे थे साहब, उस 18,000 में हमने 6,000 जीत के दिखा दिए। ये है कड़ी मेहनत, ये सिर्फ एग्रेशन नहीं है। एग्रेशन तो वो है सिर्फ राहुल गांधी जी आते हैं और देखो भैया कह के हाथ पांव झुला के चल देते हैं। और यहां मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस से एक रणनीतिक गलती भी हुई। जो राहुल गांधी जी की उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर वाली यात्रा थी, वो एक हद तक सही कदम माना जा सकता था, क्योंकि कम से कम राहुल गांधी जी की एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की जो इमेज थी उसके ऊपर कुछ विराम लगता था। मगर उसके बाद दूसरी गलती की जो इंग्लैंड में जाके अंट बोला है भारत के बारे में, अनर्गल प्रलाप कर दिया, उससे पानी धो दिया। अब चुनाव से पहले अब अगर आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो जो सुरेंद्र जी कह रहे, वो जो आपके विशेषज्ञ कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। मतलब आप अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब चुनाव से पहले यात्रा में तो आप विपक्ष में सहयोगी दलों को दिखा रहे हैं, देख भाई नेता मैं हूं। तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मणिपुर से लेकर गुजरात तक तुम हम हैं भाई, ममता जी तुम कहां हो भाई, आरजेडी आप बता रहे हम हैं भाई तुम कहां हो, सपा को आप बता रहे हैं हम हैं भाई तुम कहां हो। तो आप दूसरों को हैसियत दिखा रहे थे, जी जी, मुझे ब्रेक पर जाना है सुधांशु जी। मैं रीना जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, बस इस पर छोटा सा रिएक्शन। रीना जी, विपक्षी गठबंधन का नेता कौन है? मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जनता ये मान रही है कि ये मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता मोदी जी के नाम पे वोट दे रही है। जी 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 जी, हाँ ठीक है। तो फिर ये बताइए कि दिग्गजों के टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? मोदी जी के नाम पे तो आप किसी को खड़ा कर दीजिए। फिर अगर मोदी जी के नाम पे ही आपको वोट मिल रहे हैं तो दिल्ली के आप जी, पर ये तो इंटेलिजेंट काम है ना, ये तो इंटेलिजेंट काम है, ये अपना पार्टी की सोच है, वो तो आप भी फ्री है उसको करने के लिए। नहीं, तो फिर विरोधाभास हो गया ना इस वक्तव्य में। भाई अगर राजनीति युद्ध है, इलेक्शन अगर युद्ध है तो अपना बेस्ट योद्धा लड़ाए, वो तो हक है उनको पार्टी खड़ा करिए आप, फिर तो कोई खड़ा हो जाए, क्योंकि वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ना है। लेकिन देखिए, आप जनता को एक बार 2 बार बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन आप बार बार ये बोले कि भाई पिछला वाला साबुन जो था उससे कपड़े ज्यादा साफ नहीं हुए, अब एक हम नया साबुन लाए हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये बढ़िया काम करेगा। इस बार जनता नहीं सुनने वाली है। इस समय आप देखिए, कोई भी वर्गो समाज का गृहिणी परेशान है महंगाई से, देश का युवा परेशान है कि हर स्टेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है रोज पर्चा लीक होता है, रोज युवा आत्महत्या। यहाँ ब्रेक का वक्त होता हुआ, रीना जी ब्रेक का वक्त होता हुआ, अभी तक जो 162 सीटों के अभी तक हमने अनुमान दिखाए हैं ओपिनियन पोल में, उनमें 97 पर एनडीए को मिलने का अनुमान है। यानी 162 में 97 का स्कोर चल रहा है। अभी बड़े बड़े राज्य आने बड़े राज्य बाकी हैं, उत्तर प्रदेश उसमें बाकी है, उस पर नजर है, महाराष्ट्र बाकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है, अभी तो बहुत राज्य बाकी हैं, अभी तो पूरी तस्वीर बनना बाकी है। अभी तो जितने राज्य आए हैं उसमें फिर भी विपक्षी गठबंधन जो है